जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, आज हम फिर से लेके आए फिजिक्स का मॉक टेस्ट, जिसमें हम अगेन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का, The impulse on a particle due to force acting on during a given time interval is equal to the change in its। बोला गया है कि जो इम्पल्स है, किसी टाइम इंटरवल में जो इम्पल्स जनरेट होगा बहुत बड़े फोर्स की वजह से, वो किसके चेंज के बराबर होगा। तो पहले तो हमें इम्पल्स समझना पड़ेगा। इम्पल्स होता है कि जब कोई बहुत बड़ा फोर्स किसी छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगता है तो वहां पे जनरेट होता है इम्पल्स, जिसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू डेल्टा टी। क्लियर, ये हुआ आपका इम्पल्स। अगर आप इम्पल्स की यूनिट देखेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो इसकी ये क्या है, ये यूनिट है। अगेन जब आप न्यूटन सेकंड लॉ को देखेंगे तो उसने बोला कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। अगर ये डेल्टा टी यहां जाएगा तो यहां बचेगा डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो एफ इंटू डेल्टा टी क्या है, इम्पल्स है, जो कि हम किसके बराबर रख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यानी कि सर जो इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, मोमेंटम के बराबर नहीं होगा। हालांकि इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि भाई ये दोनों क्या है, बराबर हैं। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट, Which one of the following statement is correct about the magnification of an optical microscope। यहाँ पे आपसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स की बात की गई है। क्या होता है सर, ये कॉम्बिनेशन होता है टू कॉन्वेक्स लेंस का। कुछ इस प्रकार से देखो, एक क्या होता है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और एक क्या होता है इसमें आई लेंस होता है। इस प्रकार से ये कहलाता है आपका माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है, अब जैसे यहाँ पे दो लेंस, इसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन की बात पूछी गई है तो आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू में आता है डी अपॉन एफ ई। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो क्या, वी ओ अपॉन यू ओ, ये होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ध्यान रखें, यानी कि सर मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। देखें, जो आई के पास होगा उसको बोलेंगे आई लेंस, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनती है। ये वर्चुअल इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और उसका ये मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बना देता है। कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो यानी कि सर जब आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऐसा नहीं है, उल्टा रिलेशन है। मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशन एफ के साथ है। मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आईपीस के साथ है। मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा एज पर दिस रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है एको इज द टाइप ऑफ, देखो ये साउंड का टॉपिक है। एको का मतलब आप देखिए ध्यान से, जैसे अगर माना आपके सामने कोई अच्छी खासी क्या स्ट्रॉन्ग हार्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, और आप यहाँ से कुछ साउंड क्रिएट करते हैं, है नहीं, आप क्या है सोर्स है, तो आप देखेंगे आपकी आवाज़ जाएगी इस हार्ड सरफेस से टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब ये जो हार्ड सरफेस से साउंड का वापस आना, आपको सुनाई देना, इसी को बोलते हैं एको। इसी को क्या बोलते हैं, एको। यानी कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक टाइप हो सकता है। ठीक। दूसरी बात, दूसरा बोला जा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, सोर्स और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। यदि साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लिखते हैं वीएस, और आपने जो एक बार आवाज लगाई और वापस सुनने में जो टाइम लगा उसका आपने नोट किया टी, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे आवाज गई और आई, यानी कि दो बार डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो 2d अपॉन टी कर सकते हैं। यहाँ से हम d बराबर क्या लिख सकते हैं, वी एस इंटू टी अपॉन टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इस पे आपका न्यूमेरिकल अभी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। एको क्या है सर, रिफ्लेक्टेड साउंड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है, पोलराइज नहीं है, और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट
लिखा है दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। किस पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो हम जानते हैं कि जब भी किसी वायर में आई करंट फ्लो होगा तो एज पर बायो सेवर्ट लॉ इसका फॉर्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, है ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप देखेंगे जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप हम चेक कर लेते हैं, देखो डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? आपका बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, क्योंकि करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी उस पॉइंट पे। क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग सर्किट। अब आपको एक सर्किट दे रखा है, आपसे पूछा गया है इसका इक्विवेलेंट बताइए। तो आसान है सर, देखो यहां से करंट जाएगा तो क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों में क्या हो जाएगा? तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा? बराबर क्या आएगा? 1/r इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा r/2। क्लियर? इन दोनों के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? r/2। उसके साथ ये वाला r क्या है? सीरीज में, तो प्लस में कर देंगे सीरीज में नॉर्मल। तो कितना हो जाएगा? ये 3r/2। ऊपर का जो इक्विवेलेंट आया कितना है? 3r/2। अब ये पूरा जो ऊपर का है उसके साथ क्या होगा? पैरेलल में। तो अगेन जो r इक्विवेलेंट आएगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? 2/3r प्लस 1/r, यही होगा। अब आप देखेंगे 1/r आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2/3 प्लस 1, यही बचेगा ना? ठीक है, यही बचेगा। तो हम देख लेते हैं ऊपर क्या आ जाएगा? 5/3r आएगा। ये बराबर क्या आएगा? 1/r इक्विवेलेंट आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं r इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 3r/5 आपका r इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? देखो इसको अगर पलट देंगे, क्योंकि आपको r इक्विवेलेंट चाहिए, तो 3r/5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगेन आप देखेंगे, देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा r/2, जो इसके साथ क्या होगा? सीरीज में। तो हमने सीरीज में किया तो क्या होगा? 3r/2। अब ये पूरा 3r/2 इस r के साथ क्या होगा? पैरेलल में। तो हमने एज पर पैरेलल रूल के हिसाब से किया, तो आपको आंसर मिला बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट? बोला कि ओम्स लॉ के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले तो ओम्स लॉ है क्या, इसकी बात करते थे। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर में क्या होगा? आई करंट फ्लो होगा, है ना, उसका टेम्परेचर पहली बात क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो बोला जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वी के होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें क्या बढ़ती है? करंट बढ़ती जाती है। तब जाके हम लिखते हैं कि जो वी बराबर क्या होगा? आई आर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। और ये जनरली किस में होता है? कंडक्टर के केस में, जो आपके क्या होते हैं? मेटेलिक होते हैं, जिनमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ओम्स लॉ इज एन assumption that current through conductor is always directly proportional to the potential difference applied to it। जो पहली बात सही है। आपसे क्या बोला गया? नॉट वैलिड वाला आंसर आपको क्लिक करना। तो ये तो सही है सर, ये आंसर नहीं होगा। अ कंडक्टिंग डिवाइस ओबे ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस आपका जो कंडक्टर का वो इस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो आप बैटरी से देंगे, तो बैटरी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो सही है सर। अ कंडक्टिंग मटेरियल ओबे ओम्स लॉ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और चौथा है ऑल होमोजीनियस मटेरियल ओबे ओम्स लॉ। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारी मटेरियल हैं जो होमोजीनियस हो लेकिन ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करते। आपके क्या हो गए? सेमीकंडक्टर हो गए, वो ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करते, इसलिए आपका गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पे ऑल होमोजीनियस मटेरियल लिखा है, इसमें आपके क्या आ जाते हैं? इंसुलेटर आ जाते हैं, आपके क्या आ जाते हैं? सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, आपके क्या आ जाते हैं? कंडक्टर आ जाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं हो पाएगा, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? लिखा इन अ लॉन्ग स्प्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव कैन बी जनरेटेड। अब आपसे कोई स्प्रिंग है, सपोज करो ये क्या है? स्प्रिंग है, ये आपकी स्प्रिंग है। बोला गया इसमें कौन सी वेव जनरेट होंगी। माना आपने इस स्प्रिंग को यहाँ से इस तरह से स्ट्रेच किया, तो आप देखेंगे स्प्रिंग कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी। अब जैसे आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे तो स्प्रिंग का मोशन कैसे होगा? ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। अब आप याद करिए ऐसा कब होता है? देखो जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा, आपका क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, प्रोपोगेशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? आपकी वेव बन रही है। जैसे आपने देखा, जैसे
ये देखो ये जो कंप्रेशन बनता है जैसे साउंड वेव में क्या बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो देखो ये इस तरीके से है ना, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो उसी तरफ है। देखो वेव ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, कंप्रेशन रियरफेक्शन बन रहा है इस तरीके से। ऐसे स्प्रिंग में देखेंगे आप आगे पीछे वेव जा रही है, तो ये कैसी वेव होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, जो आपके क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो देखो प्रोपेगेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ इस तरीके से होती है, देखो तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोगेशन है और जो आपका जो वेव का जो डायरेक्शन है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनली वेव होंगी। तो स्प्रिंग में जो वेव जनरेट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ध्यान रखेंगे, ट्रांसवर्स नहीं होती और ना ही दोनों होती हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल्स जीरो। ये बताइए कौन सा मतलब स्टेटमेंट इसमें से किस लॉ को फॉलो करता है। तो आपने देखा होगा केवीएल रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल, उसमें यही बोला गया कि यदि आपके पास क्या है कोई, यदि आपके पास क्या कोई लूप है, इस तरीके से आपके पास क्या कोई लूप है, तो सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज का जो सम होगा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आपका क्या आएगा, इसमें V बराबर IR आ जाता है। और ये कब फॉलो होगा सर, देखो V एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अगर आपसे केसीएल की बात करता है, किरचॉफ करंट लॉ, तो ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। केवीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती है, देखो अभी हमने बोला इस तरीके से, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेव इसके थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें क्या मतलब हुआ सर, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, गामा रे होती है, एक्स रे होती है, दूसरा क्या होता है, यूवी होती है, विजिबल होती है, इंफ्रा होती है, माइक्रो होती है और रेडियो होती है। ये 7 प्रकार की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको छोड़ के आप देख लीजिए इनमें से कौन सा है। देखो एक्सरे है, गामा है, इंफ्रारेड है, तो कैथोड रे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं होगा। क्लियर। इन तीनों को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैक्यूम में इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इनमें से सबसे जो घातक होती है गामा रे, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की होती है। तो जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, the cost of energy to operate an industrial refrigerator that consume 5 किलोवाट। अब देखो 5 किलोवाट आपको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, ये आपको चेक करना है यूनिट के हिसाब से। वर्किंग 10 आवर पर डे फॉर 30 डेज विल बी। अब आप लोग ये कितने दिन चलता है, पर डे चलता है 10 आवर और टोटल 30 डेज की बात कर रहे हैं। कितने डेज की बात कर रहे हैं, 30 डेज की। आपसे आपको खर्चा पूछा गया कि यदि 1 kWh पर खर्चा 4 रुपये, तो टोटल 30 डेज का कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो सर हम जानते हैं कि kWh निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर इनटू टाइम, एनर्जी निकालनी होती है। देखो पावर किस में, किलोवाट में, कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर आप क्या रख देंगे, किलोवाट में। अब देखो कितना टाइम है, देखो 10 पर डे है और ये 30 हो जाएगा। ठीक, इतना आपका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। एक kWh को ही 1 यूनिट बोला गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 × 30, ये देखो ये इतना यूनिट आ जाएगा आपका बिल। और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना, 4 रुपये। तो आप देखेंगे 4 3 × 12, 12 5 × 60, तो 60 का ऑप्शन कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सर 600 भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो आ गए, एक 60 का आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6000 रुपये उसका 1 मंथ का खर्चा आ जाएगा रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने में। क्लियर। नेक्स्ट, नोट इज अ साउंड। अब सुने, साउंड में आपने देखा होगा एक तो होता है टोन, एक क्या होता है टोन, है ना, और एक क्या होता है नोट। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको बोला जाता है टोन। यदि आपको अपना म्यूजिक अच्छा बनाना, थोड़ा सा मधुर बनाना, सुनने में अच्छा लगे, तो आपको अपनी लगातार फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है ना। आपने सुना होगा हाई नोट, लो नोट, है ना, इस तरीके से आपको नोट का मतलब हुआ आपको फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाना पड़ेगा। सेम फ्रीक्वेंसी अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको म्यूजिक नहीं लगेगा, वो केवल एक कॉन्वर्सेशन लगेगा, बातचीत लगेगा। यदि आपको गाने सुनने, तो गानों में यही होता है, आपको फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करनी पड़ेगी। सिंगर यही करते हैं, उनकी प्रैक्टिस वही होती है कि वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना जानते हैं, और यदि आप भी जानते हैं तो आप भी सिंगर बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, ध्यान रखेंगे। नोट क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। सिंगल फ्रीक्वेंसी की आवाज को टोन बोला जाता है।
क्लियर है? नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। अब आपको डेटा दे रखा तो आप 1 बाय 1 लिखते जाइए। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखा 3 इंटू 10⁵ हर्ट्ज, क्लियर। आर पास थ्रू अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स दैट इन एयर। बोला गया कि जिस मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो एयर के कंपेयर में 10 टाइम्स है, और एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है वो दे रखी है वी एयर आपको दे रखा है। वी एयर कितना दे रखा है? 300 मीटर पर सेकेंड। तो उस मीडियम में स्पीड कितनी हो जाएगी? उस मीडियम में हो जाएगी 10 इंटू 300। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब आपसे पूछा वेवलेंथ, तो हम जानते हैं सर v बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। अब आप ये मत बोलना सर ये आपको याद करना पड़ेगा। v बराबर क्या होता है? एफ लेमडा होता है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है? वेवलेंथ, v क्या है? स्पीड। अब स्पीड आपको दे रखी 10 इंटू 300, क्लियर। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी 3 इंटू 10⁵। आपको क्या चाहिए? वेवलेंथ। तो आप लैम्डा निकाल लेंगे यहाँ से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू 300 अपॉन 3 इंटू 10⁵। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 100 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁵। तो ये आ जाएगा 1/100। देखो इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर सेंटीमीटर में, तो 100 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होगी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। कई बार आपसे पूछा, देखो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है, तो आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोला गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं। पिच ऑफ अ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस। बिल्कुल सही है। पिच का सीधा सीधा लेने देना फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होती है? पिच होती है। पिच का मतलब है, जैसे आपने देखा जो फीमेल वॉइस होती है उनकी पिच ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत पतली आवाज़ आती है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। देखो जैसे सपोज करो 2 ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, एक के साउंड का ग्राफ ये है और दूसरे के साउंड का ग्राफ कुछ ऐसे, देखो इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो 1 सेकंड में कई सारे राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस आवाज़ की पिच क्या है? ज़्यादा। इसकी पिच ज़्यादा नहीं है। तो हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पिच के आधार पे कि ये फीमेल वॉइस और ये क्या है? मेल वॉइस है, ठीक है। तो पहला तो आपका क्या है? सही है। हमें तो गलत बताना है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो लाउडनेस ऑफ साउंड का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है सर? देखो ये मेन पोजीशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम पॉइंट तक कितना जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है? लाउडनेस होती है। तो दूसरा ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही आपका क्या है? सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से हमें गलत चूज करना है, क्लियर। बाकी आप सीखने के लिए सीख सकते हैं। म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी विच आर जनरली हार्मोनिक ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, जो आपका जो म्यूजिकल साउंड होता है, एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसके बेसिस पे 1 टाइम्स या 2 टाइम्स उसके हिसाब से आगे फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। तो इस हिसाब से वो चेंज होती है। और टिम्बर क्या है? एक पर्टिकुलर म्यूजिकल साउंड है जिससे हम क्या कर सकते हैं? 2 साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, जिनकी क्या है? सेम क्या होगी? फ्रीक्वेंसी या सेम उनका क्या रहे? एम्पलीट्यूड। फिर भी हम उस आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ये केवल डिपेंड करता है टिम्बर पे। तो ये भी आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी आपको यूनिट बतानी है तो आसान है। देखो भाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? G(m1 m2) अपॉन r²। तो आप देखेंगे कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू r² अपॉन m1 m2, जहाँ पे m1 m2 मास है, r के आपका डिस्टेंस बिटवीन उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा। तो यूनिट क्या बनेगा? देखो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। देखो मास इंटू मास क्या हो जाएगा? kg²। तो ऑप्शन नंबर भी आपको दिखा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। देखो कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर सकता है। देखो ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपॉन kg²। अब न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं? जूल। तो ऐसा भी लिख सकता है जूल मीटर kg⁻²। हो सकता है ऐसे भी वो फ्रेम करे, इसलिए आपको ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दे देगा, तो बच्चा समझता है कि ऑप्शन है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको 2 बार चेक करना होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इफ द मून इज टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ फॉरएवर इट विल रिक्वायर अ वेलोसिटी। तो सुने ध्यान से, मून को जब आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना होगा
तो मैथमेटिकली तो ये वैल्यू लेस देन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम आती है। ध्यान से सुने, मैथमेटिकली ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम आती है, बट प्रैक्टिकली क्या है कि हम मानते हैं कि जब अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर एस्केप करना होता है तो मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ अ गोल्ड आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। अब बोला गया कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, देखो ये गोल्ड के दो आइडेंटिकल स्फीयर है इस तरीके से, ये आपके कांटेक्ट में कुछ इस तरह से दिखेगा, तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ली जाती है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान से सुनो, कितना हो जाएगा 2r। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। बोला गया जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F बराबर क्या होगा g, दोनों का मास सेम है तो लिख देंगे m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कभी कभी बच्चा यहाँ r स्क्वायर रख देता है, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी, सेंटर ऑफ मास। तो F, अब बच्चा देखता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा सा मार खा जाएगा। देखो कैसे, एफ जी मास को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं जी रो स्क्वायर, देखो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब का स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। अब देखो r कितना ऊपर आ जाएगा r की पावर 6, नीचे है r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा r की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। फिर से समझेंगे ध्यान से, हमने क्या किया सर, gm स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर, m क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है तो रो बाहर आ जाएगा। वॉल्यूम स्क्वायर का क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, बाहर स्क्वायर है तो r क्यूब के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा r की पावर 6, नीचे r स्क्वायर, तो कट जाएगा तो r की पावर 4, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 4 के। तो कहाँ लिखा है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ रेडियस। कई बच्चे ये देखेंगे कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी आर रिस्पेक्टिवली। अब सुनिए, कोई कॉनकेव लेंस के सामने यदि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी सर, वो बनेगी सर कहाँ पे, फोकस पे बनेगी। ध्यान रखेंगे, फोकस पे हर समय कैसे बनती है, डिमिनिस्ड बनती है, और यहाँ पर ये अपेरेंटली मीट हुई तो आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल। कैसे बनेगी, वर्चुअल। तो देखते हैं कौन सा है, एट फोकस, डिमिनिस्ड एंड वर्चुअल। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज अ लिटिल आउट ऑफ फोकस। बोला गया कि दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखा देती तो फोकस से थोड़ा बाहर हो जाती हैं, ऐसा किस डिफेक्ट की वजह से होता है। तो हम जानते हैं दूर की चीज़ देखने में जब प्रॉब्लम आती है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोला जाता है, मायोपिया का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि नज़दीकी चीज़ आपको सही से दिखाई देती है, दूर की चीज़ देखने में आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। देखो क्या होता होगा, ये आपका आई है, सपोज यहाँ पे रेटिना है, अब दूर से जो लाइट रे आ रही हैं, दूर से जो लाइट रे आ रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, बिफोर द रेटिना क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है इस तरीके से। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना ये चाहता है जो दूर से लाइट रे आ रही है वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जानी चाहिए थी इस तरीके से। तो हुआ क्या होगा, आई बॉल के साथ क्या प्रॉब्लम, आपका जो आई लेंस है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई होगी, आई लेंस के साथ प्रॉब्लम ये हुई होगी सर कि इसकी पावर बढ़ गई होगी, इसकी पावर क्या हो गई, बढ़ गई होगी, तो हमें पावर घटानी है तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इमेज, अ प्रोटोन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको दे रखा, प्रोटोन कुछ इस तरीके से जा रहा है, प्रोटोन ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द ईस्ट साइड है। आपसे बोला गया है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटोन, तो हम इसके लिए करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अगेन आपको इस तरीके से अपनी उंगलियां स्ट्रेच करनी है, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये जो इंडेक्स फिंगर इसको रखेंगे किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये जो मिडिल फिंगर इसको रखेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में। तो देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो प्रोटोन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे कर देंगे। अब देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स दी बोर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा फोर्स। फिर से देखें, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल बोलता है कि आपको मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर रखनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर किसके डायरेक्शन में रखनी है, जिस तरफ आपका चार्ज पार्टिकल जा रहा है, कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो जो थंब है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये अंदर की तरफ आपकी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, इनटू दी पेज। ध्यान रखेंगे इनटू दी पेज यानी कि अंदर की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट,
इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, देखो इमेज किसने बनाई है, कनकेव मिरर ने बनाई है, यानी कि कनकेव मिरर में इमेज आपकी वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, ठीक। इज वर्चुअल, अब पहली बात बोला इमेज क्या है, वर्चुअल बनी है, तो कनकेव मिरर के केस में एक ही केस है कि जब आपकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सर, पोल और फोकस के बीच में। ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, पोल और फोकस के बीच में, कुछ इस तरीके से। एक रे कहाँ जाएगी, सीधे कहाँ से निकलेगी, फोकस से। एक रे सपोज आपने कहाँ डाली, पोल पे, तो इन दोनों का नेचर यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो इनको हम पीछे एक्सटेंड कराते हैं तो यहाँ पे अपेरेंटली मीट करते हैं, तो यहाँ पे इमेज बनती है वर्चुअल, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो लिखा है बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, टू कॉन्वेक्स लेंस विद पावर 2 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दो कॉन्वेक्स लेंस हैं जिनमें हर एक की पावर क्या है, 2 डायोप्टर है, उनको एक साथ रखा जाता है, तो बताइए जो इक्विवेलेंट आएगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो अगेन ये दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, कुछ इस प्रकार से रखे गए होंगे, कॉन्टैक्ट ईच अदर इस प्रकार से। अब बोला गया इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा कितना आएगा, तो हम जानते हैं भाई P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब F बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, यानी कि एक की फोकल लेंथ क्या है, 1/2। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/f, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। इस क्वेश्चन में आदमी गलती कर सकता है, देखो तो 1/f1, तो हम लिखेंगे 1/f1 का मतलब है 1/1/2 प्लस 1/1/2, तो 2 जाएगा ऊपर, यानी कि जो 1/f इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा, 4, 2 + 2 कितना होगा, 4। तो कई बच्चा 4 को ही आंसर लेके चलता है, लेकिन ये 1/f इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब f इक्विवेलेंट क्या होगा, f यहाँ जाएगा, 4 कहाँ नीचे आ जाएगा, तो f ही बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए आंसर आपको किस में दे रखे, मीटर में भी दे रखा है और सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक। तो मीटर में दे रखा है तो 1/4 का मतलब कितना होगा, 0.25 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसको 25 सेंटीमीटर भी लिख सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज द प्लैंक कांस्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हम जानते हैं किसके बराबर इसका डायमेंशन होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। ई बराबर क्या होता है बेटा, एच न्यू, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, E/न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻², ठीक। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, T⁻⁻1। ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, T⁻⁻1। तो फाइनल जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा ml² T⁻⁻1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो T⁻⁻1 रहेगा। अब बताना है ये डायमेंशन इनमें से किसके साथ मैच करता है। तो हम जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का होता है ml T⁻⁻2, ये आपका फोर्स का होगा, तो ये भी नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ये एनर्जी के बराबर होता है ml² T⁻⁻2, ये भी नहीं होगा। आपके पास बचते हैं दो। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m भी होता है, तो m का मतलब क्या हुआ, मास, और ये क्या हो जाएगा L T⁻⁻1। तो आपका क्या बचता है, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी नहीं पता, बाकी 3 आते हैं तब भी आप आंसर कर जाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन से मैच करता है। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं क्या होता है, mv/r sin थीटा। आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द 1 नैनोमीटर। तो हम जानते हैं सर नैनोमीटर का मतलब हुआ नैनो गाड़ी, नहीं, नैनोमीटर एक प्रीफिक्स है, तो नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹ मीटर। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट है तो बहुत आसान हो जाएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज आर नॉन कंजर्वेटिव फूड। बोला गया इनमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फूड से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कंजर्वेटिव फूड्स किसे बोलते हैं सर, ऐसे फूड्स जिनके द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऐसे आपके साथ बहुत सारी फूड्स हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, ये सारे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्कडन, जिन फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, जितना ज़्यादा चलोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वर्कडन होगा, उतना ज़्यादा आपका वर्कडन होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कई बच्चे समझते हैं ऑल ऑफ दीज तो सारे सही हो जाएंगे, ये गलत है। ये आपका क्या है, कंजर्वेटिव है, ये भी आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ध्यान रखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कैसी फोर्स है,
नॉन कंजर्वेटिव फूड से। असंरक्षित बल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विल बिकम्स 8 टाइम्स। बहुत आसान है सर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब 8 टाइम्स होना है तो केसेस आपके सामने है, देखा इट्स मास मेड 4 टाइम्स। अगर मास 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम होगी काइनेटिक एनर्जी, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स वेलोसिटी मेड 4 टाइम्स, अगर वेलोसिटी को 4 टाइम्स करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा, हमें तो 8 टाइम्स करनी है। बोथ मास एंड वेलोसिटी आर डबल्ड। अब देखो अगर हम मास को डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 2m, वेलोसिटी को डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। ये आपका सही लग रहा है, तो हाफ एम बी स्क्वायर। यानी कि सर यदि मास और वेलोसिटी को दोनों को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स हो जाएगी। तो बोथ द मास एंड वेलोसिटी आर। तो ये थे बच्चे आज के 25 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद।